हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2017। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया उसके बाद बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इंडिया में प्रिवेल कर रहे थे उनको गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया। जैसे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लाइक वैल्यू एडेड टैक्स जो हम लोग एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं, सर्विस टैक्स फॉर रेंडरिंग और रिसीविंग सर्विसेज पे करते हैं, परचेज टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज हम लोग पे करते हैं। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर जीएसटी को इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया। जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए एक और नाम जो हम यूज करते हैं दैट इज वन नेशन वन टैक्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेस्टिनेशन टैक्स। हम इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस प्लेस पर इम्पोज होगा जहां पर फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इंडिया में टाइप्स ऑफ जीएसटी अगर हम देखें तो इंडिया में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी जिसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑल्सो नोन एज सीजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉल्ड एज एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटीजीएसटी को हम इंक्लूड करते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग वहां चार्ज करते हैं जहां पर हमारी स्टेट सप्लाईज हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं, जहां पर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो विद इन द सेम स्टेट अगर हम कर रहे हैं तो उन सप्लाईज के ऊपर हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे इक्वल रेट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन को हमने अगर सेम स्टेट में उसको सेल किया है तो उस केस में इक्वल रेट के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा वाइल मेकिंग द इनवॉइसेस। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो मीन्स आप गुड्स की सप्लाई फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल कर रहे हो या फ्रॉम हिमाचल टू उत्तर प्रदेश कर रहे हो तो उस केस में जो टैक्स आप चार्ज करोगे वो टैक्स आपका होगा आईजीएसटी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स की हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग आईजीएसटी को चार्ज करते हैं। फोर्थ टाइप इज यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम उन सप्लाईज के ऊपर इम्पोज करेंगे जो सप्लाईज हमने यूनियन टेरिटरीज में की हैं। जैसे चंडीगढ़ में अगर आपने कोई सप्लाई की है या आपने कोई भी सप्लाई अंडमान निकोबार में की है, कोई भी सप्लाई अगर आपने लक्षद्वीप में की है तो वहां पर हम लोग यूटीजीएसटी को चार्ज करते हैं। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है इट वाज इन 2017 लेकिन फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडिया दिया था गवर्नमेंट को और जिसको इम्प्लीमेंट करने में ओवरऑल 17 इयर्स लगे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ 17 इयर्स रोलर कोस्टर। नो डाउट इट इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2017 लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करें तो बाकी कंट्रीज में इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है 1956 से मिली है जब फ्रांस कंट्री ने फर्स्ट टाइम जीएसटी को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। नाउ अ डेज ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज हैं जो जीएसटी को चार्ज करती हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो टैक्सेस प्रिवेल कर रहे थे इंडिया में ऑलमोस्ट 17 टैक्सेस को रिप्लेस किया जीएसटी ने, जिसमें कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस थे और कुछ टैक्सेस आपके स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस थे। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस में जैसे हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स आता है या सर्विस टैक्स आता है या हमारे पास कोई कस्टम ड्यूटीज हैं तो इनको रिप्लेस करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस को देखें तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस में बेसिकली आपका परचेज टैक्स आ गया, उसको रिप्लेस करके जीएसटी इम्पोज किया गया, आपका वैट आ गया
वैट को रिप्लेस करके जीएसटी को इम्पोज किया गया, एंट्री टैक्सेस आ गए, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स आ गए। तो अब इन टैक्सेस की जगह पर हम लोग जीएसटी को इम्पोज करते हैं फॉर आवर सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। So why there was a need to implement such kind of tax which we can say that have the applicability all over the country. So there were various disadvantages or drawbacks which are related with our past indirect tax structure. The first disadvantage of past indirect tax structure is that it was very regressive in nature. Regressive in nature का मतलब क्या था कि जो indirect taxes थे उसमें जो tax का burden था it was more on poor and less on rich people. So what did Indian government want? Indian government want कि हम जो एक ऐसा tax structure रखें जिसमें जो हम tax burden को जो है वो divide कर पाएं. Like कि अगर कोई भी rich person है and he is buying the luxury items और luxurious goods, तो उसके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज हो। और अगर कोई मिडिल क्लास और पुअर क्लास पीपल हैं तो उनकी गुड्स की जो बाइंग्स हैं जो बेसिक फॉर द लाइफ हैं उनके ऊपर जो है 0% या 5% गुड्स के जो रेट हैं वो चार्ज हो। सो फर्स्ट स्टेप इंडियन गवर्नमेंट दैट इट has taken regarding the implementation of GST is that the past indirect tax structure is very regressive in nature. So it was giving more burden of taxes on poor people and less burden of taxes on rich people. So that is why Indian government wants to introduce the GST, that is one nation and one tax. Second one is the cumulative nature. Past tax structure was very cumulative in nature. That is why it was having defect of double taxation. तो बार बार एक कमोडिटी के ऊपर 1, 2, 3, 4 बार टैक्स जो चार्ज हो रहा था जो गुड्स को कॉस्टलियर कर रहा था, right? Which was having the negative impact on the common man. So Indian government wants to reduce those cascading effect or wants to reduce the double taxation problem. So that is why they introduced the GST. Then the next disadvantage or a drawback related to the past tax structure is regarding the unfavorable for industries. Past tax structure was not favorable for industries because due to the double taxation they are having more burden to for the payment of taxes. That was creating unfavorable situations to the industries, right? That leads to the high cost of production, right? And it discourages the industries from expansion. So that is why it was another drawback that Indian government wants to reduce by implementing goods and service tax. So with the objective of removing all those disadvantages which are creating restrictions or limitations for the expansion of industries or the development of economy, Indian government decided to introduce one nation one tax to Indian economy. So it was introduced with the various features. The first feature is that single indirect tax is applicable, or we applied uniform tax reforms where other center or state taxes that we were paying at every stage, all those were eliminated and one uniform tax rate was applicable in all over the India. Then in the past tax structure, the people were facing with the disadvantage of the double taxation or the cascading effect, and which is creating the more tax burden on the taxpayers. So in order to reduce those tax burdens, Indian government introduced the GST with the another feather, that is the input tax credit system, through which the taxpayers are allowed to make the adjustment of input taxes out from their output taxes. So whatever they had paid at the time of the purchase, they can make the adjustment of those taxes at the time of the sales. And the another feature of GST is that Indian government has introduced a composition scheme for the taxpayer whose turnover are less than 1.5. Basically, this scheme was introduced for the small taxpayers or the small tax assessees so that they can take the benefit of paying the less taxes. When they are adopting for the composition scheme, they are required to pay one rate of tax for every transaction for whatever goods they are dealing with.
राइट। सो इसके ऊपर जो है एक अलग से लेक्चर जो है वो मैं अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आपको पूरा कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताऊंगी, और इसके साथ साथ मैं आपको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लेक्चर अपलोड करूंगी, जिसमें आपको आईटीसी की वर्किंग और आईटीसी की जो यूटिलिटीज है उसके बारे में क्लियर होगा। Then the next feature of the GST introduced by Indian government is the 4-tier tax structure. सो अगर हम जीएसटी को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं, एज आई सेड कि इंडिया के अलावा मोर देन 100 एंड अप्रॉक्सीमेटली 150 कंट्रीज है जो जीएसटी को अप्लाई करती हैं। तो अगर हम इंडियन रेट ऑफ टैक्सेस को अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो 1 रेट ऑफ टैक्स या 2 रेट ऑफ टैक्स को ही अप्लाई करती हैं, लेकिन इंडिया में हमने 4 टैक्स स्ट्रक्चर को जो है वो अप्लाई किया, 4 टायर टैक्स स्ट्रक्चर को, जिसमें हमारे जो रेट्स हैं दैट आर 5%, 12%, 18%, 28%. So Indian government has adopted this 4-tier tax structure because in India we are having the unequal distribution of income. So due to that unequal distribution, poor people are becoming more poor and rich people are becoming more rich. So in order to reduce the gap of the poor and the rich person, Indian government ने 4 tax slab rates के साथ जो था GST को इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारी असेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे कि फूड आइटम्स हैं, तो वो बहुत सारी असेंशियल कमोडिटीज को जीएसटी से अभी एग्जाम्प्ट किया गया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव्ड द ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि आप 2017 से पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे कर रहे थे, बट यू वर नॉट अवेयर कि आपसे क्या रेट ऑफ टैक्स चार्ज हो रहा है। लाइक अगर आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने परचेज की है तो उस पे आपको वैट पे किया आपने, लेकिन क्या रेट से वैट पे किया यू आर नॉट अवेयर। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे कुछ भी परचेज करते हो, लाइक अगर आप कोई रेस्टोरेंट बिल पे करते हो या कोई लैपटॉप बाय करते हो, कोई मोबाइल फोन बाय करते हो, कोई परफ्यूम बाय करते हो, कोई चॉकलेट्स बाय करते हो, तो देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स को पे कर रहे हो, राइट। सो जो ये रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो हम अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी ऑफ गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ द वैरायटी ऑफ कमोडिटीज। सो जो आपकी फूड आइटम्स नेसेसरी फॉर लाइफ हैं, मोस्टली दोज आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। और उसके बाद जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर लिविंग स्टेटस, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो रेट ऑफ टैक्स है वो इम्पोज हो जाता है, राइट। सो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। Thank you so much. In case you are having any doubt, you can send me message or you can mail me at my mail ID nitublagan@gmail.com. Thank you.